शुरू करें एक नया सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का नाम है भूगोल, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? जियोग्राफी, है ना। सबसे पहली बात तो हम यहां से शुरू करेंगे कि ज्योग्राफी होता क्या है। ठीक है, ज्योग्राफी का डेफिनेशन बनाए। नहीं, दुनिया में सबसे पहला व्यक्ति जिनका नाम था इरेटोस्थनीज, नाम सुने आप? नहीं। तो सुन लो। दुनिया का सबसे पहला विद्वान कौन बताओ? इरेटोस्थनीज, जिसने सबसे पहली बार ज्योग्राफी का शब्द का यूज किया था। किसका यूज किया था? सबसे पहली बार जियोग्राफी का शब्द जो है ना, वो किसने बताया था? और जानते हो उन्होंने क्या कहा था? अन्नदाता लोग, इन्होंने कहा था कि पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना ही भूगोल है। किसके बारे में पढ़ना? पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना भूगोल है। तो ज्योग्राफी का पहला शब्द, ज्योग्राफी का जो है उसका इस्तेमाल इरेटोस्थनीज, और इन्होंने कहा पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना भूगोल है। इसका मतलब है कि इनके परिभाषा से यह पता चलता है कि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ अध्ययन किसके बारे में करना है? पृथ्वी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, लेकिन दो विचारक और आए जिनका नाम था फ्रीमैन और रॉक। इन्होंने इसके डेफिनेशन को चेंज किया। इन्होंने कहा पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना भूगोल है, तो इनका कहना था फ्रीमैन और रॉक का कि पृथ्वी के बारे में अध्ययन तो करना ही है, मतलब इसको चेंज नहीं किया, इसको भी स्वीकार किया कि पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना ही है। इसके साथ साथ पृथ्वी पर या पृथ्वी से दृष्टिगोचर होने वाला, दृष्टिगोचर समझते हैं? दृष्टिगोचर का मतलब होता है दिखाई देना। नहीं, तो पृथ्वी के साथ साथ पृथ्वी पर या पृथ्वी से दृष्टिगोचर होने वाला या महसूस होने वाला वस्तु का अध्ययन करना भूगोल है। तो जरा सा देखो, इरेटोस्थनीज के हिसाब से सिर्फ पृथ्वी, लेकिन जैसे ही इन दोनों का विचार इसमें जुड़ गया तो इसका मतलब पृथ्वी के बारे में तो आपको पढ़ना ही है, इसके साथ साथ पृथ्वी पर खड़े हो जाइए और उसके बाद ऊपर नीचे कहीं भी देखिए, जो भी चीज आपको दिखाई दे रहा है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारा, ये सब दिखाई दे रहा है, रात में दिखाई देता है, जंगल दिखाई देता है पृथ्वी के ऊपर, नदी, नाला, पहाड़, पठार, मैदान, ये सब दिखाई देता है। तो पृथ्वी पर मानव, कृषि, एग्रीकल्चर दिखाई दे रहा है, सागर, महासागर दिखाई दे रहा है। तो इन सभी का अध्ययन करना पड़ेगा। तो जरा सा बताओ कि इनके बाद, इरेटोस्थनीज के बाद जब ये डिफिनेशन लाया गया तो ज्योग्राफी का क्षेत्र बढ़ा कि घटा? इसका मतलब ज्योग्राफी के अंदर अब ये सारी चीजें शामिल होंगी। नहीं, तो डेफिनेशन से पता चल जाता है कि क्या क्या इसके अंदर में हमें पढ़ना है। ये अनुशासन को निर्धारित कर देता है। समझ में आ रहा है? इसके बाद एक और विचारक आए जिनका नाम था हॉटसन। हॉटसन का नाम सुने आप? हॉटसन नाम का एक और विचारक आया जिन्होंने कहा कि सिर्फ पृथ्वी या पृथ्वी से दृष्टिगोचर होने वाले वस्तु का ही नहीं, बल्कि दो प्रदेशों के बीच में जो अंतर है उसका भी अध्ययन करना क्या है? भूगोल है। अंतर मतलब दो प्रदेश, मतलब प्रादेशिक विषमता। प्रादेशिक विषमता समझते हैं? हाँ भाई, दो प्रदेशों के बीच में जो क्या है? अंतर है। नहीं, जो रीजनल डिफरेंस है उसका अध्ययन करना भी भूगोल है। जैसे उदाहरण से अगर बताऊंगा तो और ज्यादा बात स्पष्ट हो जाएगी। जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए, अफ्रीका में जो भी चिंटू पैदा हो रहा है चिंटू समझते हैं? हाँ, अफ्रीका के अंदर में सोचो जो भी चिंटू आ रहा होगा वो कितना गोरा पैदा हो रहा होगा। मतलब काफी काला पैदा होता है अफ्रीका के। अफ्रीका के लोग गोरे पैदा नहीं होते, और बाल नहीं, एकदम हार्ड लगेगा ऐसे कि सुअर के बाल की तरह नहीं। और ऑस्ट्रेलिया में ऐसा चले जाओ तो देखोगे तो लगेगा ना कि अभी लगता है दूध में से निकाला है इसे। तो ऑस्ट्रेलिया के लोग गोरे गोरे, यूरोप के लोग गोरे गोरे, अफ्रीका के लोग काले काले, इंडिया के लोग रंग बिरंगा
नहीं, कभी कभी गोरा भी दिख जाएगा, कभी कभी सांवला भी, कभी कभी काला भी, मतलब पता ही नहीं चलता कि यहाँ कैसा पैदा हो जाएगा प्रोडक्शन। तो एक्चुअली क्या है कि ऐसा क्या कारण है भाई कि जो जम्मू कश्मीर में पैदा हो रहा है वो गोरा पैदा हो रहा है, जो साउथ इंडिया में पैदा हो रहा है। देखा है चेन्नई एक्सप्रेस मूवी, जब दीपिका पादुकोण भागती है तो पीछे से 4 जो मुस्टंडे खदेड़ते हुए आ रहे थे, वो कितने सुंदर थे, मतलब साउथ इंडिया में नहीं। तो हमारे यहाँ क्या है कि हर तरह के लोग पैदा होते हैं, नहीं। आखिर क्या कारण है कि पृथ्वी एक ही है लेकिन इसके ऊपर पैदा होने वाले लोगों का रंग रूप क्या है, अलग अलग। मतलब दो प्रदेश के बीच में विषमता, अंतर, या विषमता के अंतर होने के कारण उसके गुणों में भी क्या हो जाता है, अंतर आ जाता है, जलवायु में भी अंतर आ जाता है, बहुत चीजें बदल जाती है। इसलिए सारी चीजें आपको बदली बदली दिखाई देती है। भारत के अंदर में घास होता है दूब वाला घास, जिसको पंडित जी पूजा पाठ में मंगवाते हैं। नहीं, जरा चाइना अफ्रीका में चले जाइए तो 45-45 फीट, 50-50 फीट, 60-60 फीट, 70-70 फीट का घास होता है कि नहीं होता है? तो घासों के ऊंचाई में भी क्या है बताओ, अंतर। व्यक्तियों के सुंदरता में भी अंतर है। तो हॉर्सन कहता है कि इनको समझने के लिए दो प्रदेशों के बीच में जो अंतर है उसको भी समझना भूगोल है। तो इस तरह से भूगोल का परिभाषा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो भूगोल के अंदर में क्या क्या पढ़ना है, पृथ्वी, पृथ्वी से दिखाई देने वाले सारी चीजें, नहीं, तथा दो प्रदेश के बीच में जो अंतर है उसका सारा कारण को भी समझना क्या है, ज्योग्राफी। आ रही बात समझ में? तो जरा सा देखो, तीनों लोगों ने किस बात को स्वीकार किया है, पृथ्वी के बारे में तो पढ़ना ही है, नहीं। तो सबसे पहले हम लोग पृथ्वी को समझ लें कि पृथ्वी पैदा कैसे हुआ, दुनिया में पृथ्वी कैसे आया, नहीं। तो पहले हम समझ तो लें कि पृथ्वी कैसे पैदा हुआ। क्या ऊपर से भगवान शिव एक बीज फेंके थे और वो ब्लास्ट होकर पृथ्वी बन गया? नहीं। तो पहले हम समझे कि पृथ्वी कैसे कैसे क्या हुई, बताओ, बोलो, बनी। ठीक है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति समझिएगा ध्यान से। पृथ्वी की क्या उत्पत्ति, यानी पृथ्वी कैसे उत्पन्न हुई है, इसको समझना है। तो पृथ्वी के उत्पत्ति से संबंधित है ना 2-3 बातें कही जाती है, मतलब सिद्धांत कहा जाता है। पहला सिद्धांत जो है वो है अद्वैतवादी सिद्धांत, अद्वैतवादी सिद्धांत। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोनोलिस्टिक, है ना, हाँ, मोनोलिस्टिक। और दूसरा है द्वैतवादी सिद्धांत, द्वैत क्या, वादी सिद्धांत, हाँ, द्वैतवादी सिद्धांत। इसके लिए इंग्लिश शब्द का इस्तेमाल किया गया है डुअलिस्टिक, है ना। तीसरा है आधुनिक सिद्धांत, मतलब मॉडर्न, है ना, जो आज के डेट में चल रहा है, नहीं, आधुनिक सिद्धांत। और तीसरा जो अपना है वो है धार्मिक सिद्धांत। चौथा क्या है, धार्मिक सिद्धांत, मतलब रिलीजियस, ठीक है। इसकी मान्यता को क्या कर दिया गया बताइए, खारिज। क्यों? क्योंकि ये ऐसा ऐसा अनर्गल बात करता है जिसका कोई सबूत है नहीं, तो ये बिना प्रमाण का बात करता है, इसलिए धार्मिक सिद्धांत आज के डेट में क्या हो गए, खारिज हो गए। तो मूलतः हमें समझना क्या है, 3 सिद्धांतों को समझना है। कौन कौन सा? अद्वैतवादी सिद्धांत। अच्छा, एक बात आप लोग और बताओ, नयनतारा, आप बताना कि आप जो पैदा हुए हो दुनिया में, वो द्वैतवादी सिद्धांत से पैदा हुए हो कि अद्वैतवादी से पैदा हुए हो? मतलब तो पहले से, हाँ, वो अद्वैतवादी से पैदा हुए। नहीं, द्वैतवादी दो लोग। अद्वैतवादी सिद्धांत तो वो सिद्धांत होता है अद्वैतवादी जिसमें एक ही से दुनिया पैदा हो, एक वस्तु से पूरी ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। तो आप एक ही से पैदा हुए थे, 2 थे ना, उसमें मम्मी और पापा 2 थे, नहीं, तब आप जैसा एक नहीं सुंदर सा बालक इस धरती पर अवतरित हुआ। ईश्वर की काफी अच्छी कृपा है कि आप अवतार लिए, क्योंकि दुनिया में कुछ करेंगे आप बनकर। तो ये जो अद्वैतवादी सिद्धांत के अंतर्गत क्या है, खास बात बताओ। अद्वैतवादी सिद्धांत का खास अदा यह है कि इसके अंतर्गत में जितने भी विचारक आएंगे वो इस बात को स्वीकार करेंगे कि पूरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति, माने पृथ्वी से लेकर सूर्य चंद्रमा सब
नहीं, एक ही वस्तु से बना है। तो जो व्यक्ति एक वस्तु कारण मानता है उसके सिद्धांत को क्या कहेंगे? अद्वैतवादी। और कुछ विचारक ऐसा आएंगे जो कहेंगे नहीं नहीं, दो मिलकर के पैदा किया है, तो ये क्या हो जाएगा? द्वैतवादी सिद्धांत। तो अद्वैतवादी सिद्धांत क्लियर है, जिसमें एक ही से पैदा माना जाएगा। तो इसके अंतर्गत में कुछ सिद्धांत को पढ़ लिया जाए। इसके अंतर्गत में सबसे बड़ा सिद्धांत देने वाला व्यक्ति थे जिनका नाम था कांट का सिद्धांत। नहीं, कांट का सिद्धांत, ठीक है। दूसरा है इसमें लाप्लास का सिद्धांत। लाप्लास का सिद्धांत है ना, इसको समझा दूं कि ना समझाऊं? कांट का जो सिद्धांत है ये 1755 ईस्वी में आया, ठीक है। कांट, इसके सिद्धांत को जरा सा समझिएगा ध्यान से, ठीक है। कांट का जो सिद्धांत था इसको मैं क्लियर करके आपको एक बात समझाऊं जरा सा। इसको समझने से पहले न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम आप लोग जानते हैं? जानते हो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? मतलब किसी भी वस्तु को अगर देखते हैं तो वो पृथ्वी अपनी ओर कितना बड़ा उत्तर है। कोई भी चीज को पृथ्वी अपने अंदर खींचती है, वो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है। ऐसे लोगों को फांसी दे देना चाहिए। पता है न्यूटन ने क्या कहा था? न्यूटन ने कहा था कि दुनिया के हर एक वस्तु एक दूसरे को अपनी तरफ खींचता है। जैसे ये वाली मार्कर भी इसको क्या करता है? खींच रहा है। हमारा जो शरीर है वो इस ग्लोब को खींच रहा होगा, नहीं वो जो पिंकी का शरीर है वो नहीं मनोरमा के शरीर को खींच रहा होगा। कुर्सी जो है वो इस बोर्ड को खींच रहा होगा, डिजिटल बोर्ड मुझे खींच रहा होगा। मतलब दुनिया में जितने भी वस्तु हैं वो सभी वस्तु एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करते हैं? ऐसा न्यूटन का सिद्धांत। तुम कहोगे इस बात को तो मानेंगे नहीं, तो मनवा देंगे। अब देखो कैसे मनवाएंगे। हाँ, अब देखो कैसे मनवाएंगे, इसको समझिए। देखिए, सारे लाइट को आप ऑफ कर दीजिए, ठीक, और यहां पर एक कैंडल का लाइट जला दीजिए, मतलब कैंडल जला दीजिए, तो कैंडल का लाइट भी आपको दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि इससे बड़ी कोई लाइट नहीं जल रही, इसलिए कैंडल का लाइट आपको दिखाई देगा। लेकिन कैंडल को जलने दीजिए और बाकी सारा लाइट को जला दीजिए, अब कैंडल की लाइट की वैल्यू खत्म। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? जैसे कोई टीचर पहले से आपको पढ़ा रहे हो, गुरुजी की जय, गुरुजी की जय कर रहे हो, उनसे भी बड़ा कोई टीचर आ जाए और पढ़ाने लगे तो उनकी वैल्यू खत्म। नहीं, तो ये क्या है? विज्ञान का नियम लगा दो, नहीं कि जब भी कोई बड़ी चीज आती है तो सबसे पहले छोटी चीज के वैल्यू वो खा जाती है। समझ रहे हैं? तो जरा सा आप सोचो, पिंकी, रिंकी, जो भी हो आप कितने किलो की होगी? 40 किलो की? 45। चलो 45, आप 45 किलो की हो और ये मान लो कुछ किलो की है। तो कहने का मतलब है कि आपका जो बॉडी है वो इनके बॉडी को क्या कर रहा होगा? खींच रहा होगा। लेकिन पृथ्वी जानते हैं कितने किलो का है? 6 पर 24 किलो बैठाई, यानी 6 गुना 10 का पावर 24 kg का करके। तो आप तो 45 किलो ही हो ना, तो 45 किलो के दम से उसको खींच रहे हो। लेकिन पृथ्वी इतना भारी है कि वो इतना जोर से खींचा है उसको नीचे कि आपका फोर्स उसको अनुभव हो ही नहीं। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप खींच नहीं रहे हो। यहाँ पर अगर हम कैंडल जला दें तो इसका मतलब थोड़ी ना ये कैंडल नहीं जल रहा है, जल रहा है, लेकिन इससे बड़ी चीज है, इसलिए इसका इफेक्ट हमें समझ नहीं। तो पृथ्वी यहाँ पर बहुत बड़ी चीज है, इसलिए पृथ्वी इतना जोर से चीजों को खींचा हुआ है कि हमारा बॉडी जो इसको खींच रहा है वो अनुभव नहीं हो पा रहा है। अब समझ में आया? इसका मतलब क्या है? न्यूटन ने क्या कहा कि दुनिया के ब्रह्मांड के हर एक वस्तु एक दूसरे को अपने तरफ खींचती। ये था गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है सिर्फ। नहीं समझे? अब देखो, हाँ अब देखो कांट ने क्या कहा कि आज के तकरीबन 15 अरब साल पहले, 15 अरब समझते हो? 100 करोड़ में 1 अरब, तो 15 अरब साल पहले समझिए, न सूर्य था, न चंद्रमा था, न तारा था, न पृथ्वी था, कुछ भी नहीं था, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में नहीं सिर्फ और सिर्फ धूल कण उपस्थित थे। इतने छोटे छोटे, समझ में आ रहा है? अरे नहीं समझ रहे हो यार? इतने छोटे छोटे से क्या थे? धूल और कण उपस्थित थे। समझ रहे? अब जरा सा देखिएगा, इस जो कण है ना, ये कण और धूल, इसका नाम उन्होंने दिया आग पदार्थ। आग पदार्थ, या इसी को क्वार्क भी कहा जाता है। क्वार्क,
समझ रहे हैं? तो कांट क्या कह रहे हैं कि आज के 15 अरब साल पहले ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ धूल और कण थे। समझ गए? अब जरा सा समझिए इस चीज को। यहां पर कोई पृथ्वी सूर्य तो है नहीं ना, तो यहां पर क्या है, छोटा वाला कण भी छोटा वाला कण को जब खींचेगा तो इसको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। जैसे अभी ये इनको खींच रहा है लेकिन पृथ्वी डिस्टर्ब करने वाला है, तो इतना बड़ा तो कुछ था ही नहीं उस समय, आज के 15 अरब साल पहले। तो ये कण ही थे। तो ये कण जो है वो तैरते तैरते जब दूसरे कण के पास आते थे तो गुरुत्वाकर्षण के नियम से क्या हो जाता था, चिपक जाता था। नहीं आया बात? तो कांट क्या कह रहा है कि शुरू में क्या थे, धूलकण थे जो आम पदार्थ था, और ये बिल्कुल शीतल था। शीतल समझते हैं? ठंडा था, गतिहीन था। गतिहीन समझते हैं? यानी खुद से ये नहीं चल रहा था बल्कि खींच करके इसको चिपकाया जा रहा था। ये पहले गतिहीन था, समझ रहे हैं? नहीं, और ठंडा था। लेकिन जैसे ही गुरुत्वाकर्षण का नियम का पालन हुआ तो एक कण हमेशा दूसरे कण को क्या करने लगा, खींचने लगा। खींचना मतलब समझ रहे हैं? ऐसे एक हाथ यहाँ है, एक कण यहाँ, एक कण यहाँ, ऐसे ऐसे खींच रहा है। तो जानते हो ना, खींचेगा तो यहाँ टक्कर होगा, तो टक्कर में यहाँ पर क्या होता है, गर्मी पैदा होता है। अब बहुत देर तक अगर हाथ से ऐसा ऐसा कर लो तो यहाँ गर्म होता है। तो इनका ये कहना था कि जब कण इसमें टक्कर कर रहा था तो इसमें उष्मा भी पैदा हो रहा था। नहीं समझ में आया? तो कण जुड़ते जा रहे थे और धीरे धीरे गर्म होते जा रहे थे। नहीं समझ में आया? गर्म होते जा रहे थे। गर्म मतलब सारा कण जो है वो इकट्ठा होकर के एक बहुत बड़ा क्या किया, गोला बना दिया। ऐसा लगता है नहीं समझ में आया? और ये जो गोला था वो क्या था, गर्म था। और गर्मी तो शुरू में नहीं था, शुरू में तो शीतल था, लेकिन टक्कर के कारण यहाँ गर्मी पैदा हो गया। नहीं समझे? और टक्कर के कारण का कारण जब टक्कर कर रहा है तो इसमें थोड़ा थोड़ा गति भी आ गया। इनका ऐसा कहना था। किनका? कांट। तो कांट ने क्या कहा कि एक बहुत बड़ा गोला बन गया। इस गोला का नाम उन्होंने निहारिका दिया। निहारिका। इसको इंग्लिश में, इंग्लिश तो कैसे कहिए, नेबुला। नेबुला, समझ रहे हैं? तो निहारिका कैसे बना, समझ गए? और ये जो निहारिका बना, ये निहारिका काफी गर्म और तेज गति से घूमने लगा। समझ रहे हैं? तेज गति से घूमने लगा और काफी ये गर्म था। नहीं समझ रहे हैं? तो जैसे जैसे इनका कहना था, जैसे जैसे साइज बढ़ती गई वैसे वैसे उसका स्पीड भी क्या होता गया, बढ़ता गया। स्पीड बढ़ता गया। जरा से एक काम करो, आप ऐसा करना कि ढीला फराक पहन लेना घर में या आप ऐसा करना अपने दादाजी का कुर्ता पहन लो, ठीक है, और जोर जोर से ऐसे ऐसे घूमना। तो आप देखोगे कि ढीली फराक जो है वो बाहर की तरफ फैले। देखें, कहने का मतलब जब भी कोई चीज गोल गोल घूमता है तो उसके ऊपर एक बाहर की तरफ भी बल लगता है हमेशा। तो ये जब घूमने लगा तो घूमने के कारण इसमें क्या हुआ, बाहर की तरफ भी बल लगा। उस बल को क्या बोलते हैं, बोलो, अपकेंद्र बल। हाँ, तो जब गोल गोल घूमेगा तो इसमें कौन सा बल पैदा होगा, बताओ? अपकेंद्र बल पैदा होगा। फिर से समझिए क्या कि छोटे छोटे जो कण हैं जब इकट्ठा हुए तो इकट्ठा होने के कारण वहां उष्मा भी पैदा हो गया और इसमें गति भी तेजी से बढ़ने लगी। तो जब कोई भी चीज तेजी से गति करेगा तो उसके अंदर से एक बाहर की तरफ क्या होगा, बल पैदा होगा। उस बल को क्या कहते हैं, अपकेंद्र बल। और अपकेंद्र बल इतना ज्यादा बढ़ गया, इतना ज्यादा बढ़ गया कि इसके बाहर का जो छल्ला था वो टूट के क्या हो गया, बाहर निकल गया। नहीं समझ में? तो ये कह रहे हैं, जरा फिर से देखिएगा, ये कह रहे हैं कि इसके अंदर से ये जो बड़ा सा निहारिका था वो इतना तेज गति से घूमा, इतना तेज गति से घूमा कि इसके अंदर में अपकेंद्र बल बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता। जितना ज्यादा स्पीड बढ़ेगा उतना ज्यादा अपकेंद्र बल बढ़ेगा। बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा बल हो गया कि इसके अंदर से टूट टूट करके बाहर से छल्ले निकलने लगे। और इन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे छल्ले निकले। एक छल्ला ऐसे टूट करके निकला, ये ऊपर वाला, फिर दूसरा छल्ला निकला, फिर तीसरा छल्ला निकला, फिर चौथा छल्ला निकला, नहीं, और ऐसे कर करके 9 छल्ले निकल गए। किसमें से? इसमें से। तो इसका जो बीच वाला हिस्सा है, केंद्र वाला, ये इसको यहाँ रख लो। नहीं समझ रहे हो यार? आ रहा है। इसके ऊपर समझ रहे, ऐसे 9 छल्ले निकल निकल करके बाहर फेंकाए। नहीं समझे? 9 छल्ले निकल गए। 9 पूरा नहीं बन पाया, आप समझ लो कि 9 आ गए। ठीक है, अब जरा सा देखो। अच्छा, कभी आलू गर्म किए हो जिंदगी में? तो आलू को जब ऊपर से कवर उतारते हो और जब आलू को थोड़ा ठंडा हो जाए तो भी देखना आलू के अंदर बीच वाला हिस्सा गर्म रहेगा। तो जल्दी से ठंडा ऊपर वाला हिस्सा होता है कि गर्म वाला हिस्सा? ऊपर। तो सबसे ज्यादा गर्म कौन होगा?
अंदर वाला। तो अंदर वाला हिस्सा ये है कि ये सब है? ये इसको अवशिष्ट यही तो है अंदर वाला, जो सबसे ज्यादा गर्म है। सबसे ज्यादा गर्म यही सूर्य है। तो निहारिका का केंद्र क्या है? सूर्य है। इसके बाद वाला जो है वो बुध है, इसके बाद वाला जो है वो शुक्र है, इसके बाद वाला जो है वो पृथ्वी है। तो पृथ्वी कितने नंबर पर? तीसरे नंबर पर। अरे सूर्य को छोड़ के, है ना? ये सूर्य और इन सभी नवों को क्या कहा गया? ग्रह। क्या कहा गया? समझ रहे? अच्छा, कभी आप लोगों को ऐसा हुआ कि कॉलेज पढ़ने के लिए गए और मम्मी का फोन आ गया, बेटा घर आ जाओ, काम है। टीचर कह रहे हैं क्या बैठो पढ़ो, फिर भी आप बैग उठा के चल दिए क्योंकि मम्मी का फोन है। अच्छा, मम्मी जैसे जैसे बोलती है वैसे वैसे क्यों घूमते हो? टीचर कह रहे हैं नहीं जाओ नहीं जाओ, फिर भी नहीं सर बहुत जरूरी है जाना है। तो आप किसके बात को वैल्यू दिए? मम्मी के बात। क्यों? क्योंकि मम्मी से ही पैदा हुए। हम जहां से पैदा होते हैं उसी का चक्कर लगाते हैं। अलग बात है कि थोड़ा बड़ा होने के बाद किसी और का चक्कर लगाते हैं लेकिन जहां से हम पैदा होते हैं उसी का चक्कर लगाते हैं। तो ये नौ के नौ कहां से पैदा हुए? इसीलिए ये सूर्य का चक्कर काटना शुरू कर दिए। नहीं, अब जरा सा सोचो, इसमें से जैसे निकला वही घटना इनके अंदर भी हुआ। इसमें से भी छल्ले निकले, तो इसमें से ये नौ निकला तो ये नौ इसका चक्कर काट रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन इसमें से जो निकला होगा वो इसका चक्कर काटेगा, इसमें से जो निकला होगा वो इसका चक्कर काटेगा। तो जो सूर्य से निकला वो ग्रह, और जो ग्रह में से निकला वो उपग्रह। नहीं समझे? तो ग्रह, सूर्य, ग्रह, उपग्रह को मिला के क्या कहा गया? बोलो, सौर परिवार, सोलर सिस्टम। ये किसका सिद्धांत था? कांट। अब कांट साहब ने बहुत वाहवाही लूटी, लोगों ने कहा वाह, पृथ्वी के बारे में बता दिया कि पृथ्वी कैसे पैदा हुआ। अब हम लोग कांट को मूल्यांकन करेंगे। कांट भी गलत कहे थे, अब उनके गलती को निकालेंगे। मूल्यांकन समझते हैं? इनकी गलतियां कहाँ है? ये इनकी जो सिद्धांत है वो सही नहीं है, ये सिद्धांत गलत साबित हो गया। अब कैसे कैसे गलत साबित हुआ सो देखो। पहली बात तो ये कह रहे हैं, जरा सा सोच के देखो कि एक कण जो है वो दूसरे कण को क्या कर रहा है? खींच रहा है। तो ये वाला अगर इसको खींच रहा है तो ये भी तो इसको खींच रहा है, तो दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे। तो जब ये आएंगे तो इकट्ठा चिपक करके गति पैदा करेंगे कि एक ही जगह पे रह जाएंगे? एक ही जगह। तो चिपकने से कभी गति में पैदा नहीं होता। तो शुरू में इन्होंने क्या कहा कि आकर्षित होते गए और गति बढ़ता गया। तो सबसे पहला चीज कि टक्कर से गति पर कोई प्रभाव नहीं। तो पहला इनका स्टेटमेंट ही गलत था। नहीं समझ में आया? टक्कर से प्रभाव नहीं पड़ेगा, गति पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी इनकी गलती क्या थी? जरा ये समझना कि टक्कर कर करके हीट पैदा कर रहा था, ठीक है, और ये कह रहे हैं कि इतना हीट हो गया, इतना हीट हो गया, इतना हीट हो गया, नहीं कि पूरा का पूरा। जरा सा बताओ कि टक्कर से इतना भी हीट थोड़े पैदा होता है कि एकदम तप्त हो गया, उबलने लगा। इन्होंने पता क्या कहा? जो ठोस चीज था वो गैस के रूप में आने लगा, इतना गर्म हो गया। तो इतना हीट थोड़े ना पैदा होता है टक्कर से। इसलिए जो उनका उष्मा का सिद्धांत था वो भी गलत था। नहीं समझे? और तीसरी बात, सबसे खतरनाक बात, जिस पर तो लगता है कांट साहब अभी जीवित होते तो उनका जो प्राइज आज मिला था छीन लिया जाता। ये तीसरी बात क्या कह रहे हैं पता है? कि कण जब बढ़ते गया, मतलब इसमें चिपकते गया, तो इसकी साइज बढ़ती गई और इसका स्पीड भी क्या होता चला गया? बढ़ता चला। अब जरा सा सोचो, हमारी जब बीबी आई मान लो, तो बीबी 45 kg की थी, छत पर से भी बोलता था चाय देना, दुबली पतली है, खटखट चढ़ जाती थी ऊपर, लो चाय। नहीं, लेकिन इतना खाई नहीं, मास्टर का कमाई, इतना खाई, इतना खाई, इतना खाई। अब सोचो कि उनकी जब साइज बढ़ रही है तो स्पीड बढ़ेगी कि घटेगी? एक मोटा आदमी को बोलो दौड़ने के लिए, काहे का दौड़े? तो जब साइज बढ़ता है तो गति क्या होता है? कैसी बात कर रहे थे कांट साहब कि साइज बढ़ रहा था तो गति भी बढ़ रहा था, और गति जब बढ़ेगा तो उसमें अब केंद्र बल भी बढ़ेगा और टूट के निकल जाएगा। लेकिन साइज बढ़ती है तो गति घटती है, ये बात उनको समझना चाहिए। तो यहाँ पर इनका सिद्धांत क्या था बताओ? उल्टा था। नहीं समझ में आया? क्योंकि साइज समझते हैं, आकार और गति का उल्टा संबंध होता है। मतलब गति बढ़ेगा तो आकार छोटी रहेगी ना भाई, आकार बड़ी होगी तो गति क्या हो जाएगी? घट जाएगी।
नहीं तो दुनिया की सारी जिम बंद हो जाता, यकीन मानो। मोटे लोग जिम में क्यों जाते हैं? सूखने के लिए। सूखना क्यों चाहते हैं? ताकि वो तेजी में भाग सके। नहीं, अगर आकार बढ़ने से गति बढ़ता तो हर आदमी घर में बैठ के खाता और पहले मोटा होता। नहीं, हमारी गति बढ़ेगी, नहीं परफॉर्मेंस बढ़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये नियम क्या है? उल्टा है। तो कांट साहब का ये तीनों सिद्धांत नाम तो कमा लिए, नहीं, लेकिन आगे जाके ये गलत नहीं समझ में आया। अच्छा, ये एक ही से उत्पत्ति माने ना, किससे? निहारी। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? अद्वैतवादी सिद्धांत के समर्थक थे। कौन? कांट। लेकिन इनकी गलती को दूर करने के लिए एक और विद्वान है जिनका नाम था लाप्लास। याद है लाप्लास? अरे नहीं समझ रहे हो यार। लाप्लास का क्या? लाप्लास का सिद्धांत। लाप्लास का जो सिद्धांत था वो आया 1796। ठीक है, इसको जरा समझा जाए। अच्छा, जरा सा दिमाग में रखना उनकी वाली बात। किनकी वाली बात? कांट साहब की 3 बात थी ना। कौन सा पहला गलती इनका क्या था? टक्कर से गति बढ़ेगी, बकवास बात। दूसरी बात क्या कहा था इन्होंने? टक्कर से उष्मा आ गया, इतना उष्मा आ गया कि वो गैस में बदलने लगा। इतना हीट थोड़े पैदा। आकार के कारण गति बढ़ती है। हाँ, आकार बढ़ती है तो गति बढ़ती है। यही तो इनका टीम जो है इनका हत्या करती है। लाप्लास जो है वो ये तीनों सिद्धांत को ठीक करने के चक्कर में है। और लाप्लास पता है क्या कहा? वो जो शुरू में जो 8 पदार्थ माने थे ना कांट, इसने नहीं माना। इसने कहा कि शुरू में ही मान लिया कि नहीं, शुरू में ही क्या था? एक निहार का था। और ये काफी तब तो समझते हैं, काफी गर्म था। आकार भी इसकी क्या थी? बड़ी। और ये तेज गति में पहले से ही घूम रहा था। ये तीनों बात शुरू में ही मान लिया। अब समझ रहे हैं? तेज गति में घूम रहा था। ठीक है, अब देखो, जरा सा सोचो समझो। जब कोई चीज बहुत ज्यादा गर्म है और उसको खुला छोड़ दो तो वो धीरे धीरे क्या होगा? ठंडा पड़ेगा, गर्म पड़ेगा। तो ये समझा रहे हैं कि धीरे धीरे ये ठंडा होने लगा। और ठंडा होता है तो चीजें सिकुड़ता है कि फैलता है? सिकुड़ेगा। फिर उन्होंने कहा कि धीरे धीरे ये क्या पड़ने लगा? ठंडा होने लगा। नहीं समझ रहे हो यार? धीरे धीरे ये ठंडा होने लगा। तो ठंडा होने के कारण इसकी गति आकार क्या होगी? छोटी होगी। क्योंकि कोई भी चीज ठंडा पड़ेगा तो इसकी आकार सिकुड़ने लगेगी, छोटी। अच्छा, जब छोटी होगी तो स्पीड घटेगा कि बढ़ेगा? जब कोई चीज पतला होता जाएगा तो उसका स्पीड ज्यादा हो जाएगा कि कम होगा? ज्यादा हो जाएगा। देखो, उसका समस्या को दूर कर दिया। इसने क्या कहा? इसने क्या कहा? आकार छोटी होगी तो गति बढ़ेगी, और गति बढ़ जाएगी तो यहाँ पर अपकेंद्र बल पैदा होगा। नहीं, जितना ज्यादा गति, अब धीरे जितना ठंडा होगा उतना सिकुड़ता जाएगा, और उतना ज्यादा तेज स्पीड से भागेगा, और उतना ज्यादा तेज स्पीड से भागेगा तो उतना मजबूत वहां से अपकेंद्र बल पैदा होगा। तो ऐसे करते करते छोटी होती गई अपकेंद्र बल बढ़ता गया। अच्छा, ठंडा भी जब हुआ होगा तो पहले ऊपर वाला हिस्सा कि अंदर वाला हिस्सा? तो ऊपर वाला कहता होगा कि सिकुड़ेंगे, लेकिन अंदर में तो ही गर्म है, वो कहता होगा कि हम फैलेंगे। नहीं, तो अंदर से वो कहता था कि हम फैलेंगे, ऊपर से कहता था हम सिकुड़ेंगे। तो इसको क्या कर दिया? तड़ाक से तोड़ दिया। चल भाग यहाँ से। नहीं, तो ये अंदर की तरफ दब रहा है, ये बाहर की तरफ धक्का दे रहा है, तो ऊपर से क्या हो गया? चक्कर पड़ के वो चीज क्या हो गया? एक छल्ला बाहर निकल गया। लगता नहीं है? उन्होंने कहा कि एक मोटी छल्ला इसमें से क्या हो गया? बाहर निकल गया। लाप्लास और लाप्लास कह रहे हैं फिर इसी में से 9 छल्ले निकले, और ये जो बच गया इसका ये वाला हिस्सा, एक मोटा सा छल्ला इसमें से निकल गया, तो ये बचा हुआ हिस्सा क्या है? सूर्य है। और ये जो एक छल्ला निकला, यही छल्ला धीरे धीरे ठंडा होकर क्या किया? 9 छल्ले निकाले, 8 और निकाले। नहीं समझे? तो ये किसका सिद्धांत था? लाप्लास का सिद्धांत था। लाप्लास कहा, देखा हमने क्या किया? कांट के कमियों को दूर कर दिया। नहीं कर दिया? देखो, सारी बात दूर हो गई कि नहीं हो गई? गति वाला कहानी समझ में आ गया, क्योंकि चीजें ठंडी होगी तो सिकुड़ेगी, तेज बढ़ेगी तो अपकेंद्र बल की वैल्यू बढ़ जाएगी। लगता है नहीं समझे यार? समझ गए? तो अब देखो, अब लाप्लास भी खूब क्या कर रहे थे? इतरा रहे थे, हमने कर दिया। लेकिन लाप्लास की भी गलती पकड़ी गई। हाँ, नहीं, अब इनका कान पकड़ा गया और कहा गया कि इसे जरा एक बात बताओ,
ये 9 ही क्यों निकला? और भी तो निकल सकता था। 8 क्यों नहीं निकला, 6 क्यों नहीं निकला, 5 क्यों नहीं निकला, 11 क्यों नहीं निकला, 9 ही क्यों निकला? क्योंकि पहले से हम लोग जानते थे कि 9 ग्रह होते हैं, तो तुम झूठ मूठ में वो जानता था, उसी को समझा दिया 9 निकल गया। इसका कोई लॉजिक भी तो बताओ, 9 ही कैसे निकला? क्या उसके खत्म हो गए थे निकलने की कैपेसिटी? नहीं, तो कहा कि 9 ही क्यों निकला? पहली बात तो ये हमें बताओ, नहीं समझे। दूसरी बात कि ये निहारिका आया कहां से, जो बड़ा तप्त था, गर्म था? नहीं समझे। इन सारे चीजों को बिना समझाए एक कल्पना करके बातों को क्या करना, कह देना। लाप्लास के सिद्धांत की क्या रही कमी रही? लगता है आप लोग नहीं समझ रहे हैं। तो पृथ्वी की उत्पत्ति में ये दो जो सिद्धांत है, कांट और लाप्लास, ये दोनों अद्वैतवादी सिद्धांत, क्योंकि देखो ये भी एक ही को मान रहे हैं, है ना। अच्छा, थोड़ा सा रॉस नाम का एक विचारक आया, रॉस, जिसने क्या किया, इनमें थोड़ा सा सुधार कर दिया, इन्हीं में, वो अलग से थ्योरी नहीं थी। उसने कहा कि देखो वो जो कहा, क्या कहा कि इसमें से एक ही निकला था और इसमें से फिर चीजें निकली। किसने कहा था? लाप्लास ने। रॉस कहता है कि नहीं, वो बेचारा थोड़ा भूल गया होगा, सटक गया होगा। उन्होंने कहा कि नहीं, पतली ऊपर से एक लेयर ठंडा हुआ, निकल गया, फिर इसी में से दूसरी, इसी में से तीसरी, इसी में से चौथी, इसी में से ऐसे करके 9 इसी में से निकली। हाँ, ऐसा रॉस का कहना। और कहा कि जो विशिष्ट पदार्थ है वो क्या है? सूर्य। और जो फिर इसमें से भी निकला वो उपग्रह हो जाएगा। नहीं समझे? तो ये लाप्लास और कांट और रॉस, ये तीनों का सिद्धांत समझ में आ गया। ये तीनों कौन सा सिद्धांत के थे? अद्वैतवादी सिद्धांत के क्या थे? समर्थक थे। लगता नहीं आया बात समझ।